हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम केमिकल काइनेटिक का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, दैट इज द 6th लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो अब ये चीजें ध्यान से देखना। इसके अंदर मैं एक्टिवेशन एनर्जी करवाने वाला हूँ। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। यहाँ देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट। मतलब जो टोटल एनर्जी होती है ना एक्टिवेटेड और एनर्जी जो रिएक्टेंट में ऑलरेडी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, टोटल एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख रखा मैंने, ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी दिख रहा है सभी को? ठीक है। तो ये क्या होती है कि जैसे मान लो कि कोई रिएक्टेंट है, ये रहा रिएक्टेंट, ठीक है, इसकी ये वाली एनर्जी फिलहाल रिएक्टेंट इस एनर्जी के ऊपर है। तो रिएक्शन एक्टिवेटेड एनर्जी, जब उसको एक्टिवेशन स्टेट में लाएंगे, और एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट, इन दोनों का टोटल होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यानी रिएक्टेंट अगर यहां पर है, ठीक है, ये आ गई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी है, EA लिखा हुआ है। और देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, 0 से लेकर और यहां तक जो टोटल एनर्जी आई वो होती है थ्रेशोल्ड। एक्टिवेशन भी उसमें जुड़ गई और एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ने कितनी एनर्जी ले रखी थी, अब ध्यान देना कि रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पर है 0 से, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट मानेंगे, इसे 0 नहीं मानेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट से लेकर और जिस स्टेट में एटम बैठा है, मॉलिक्यूल बैठा है या रिएक्टेंट बैठा है, उस स्टेट तक की एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों का सम जो होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। ये समझ में आ गया सभी को थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? सर ठीक है। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है। एक्टिवेशन एनर्जी, मान लो कि रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पर है, ठीक है, इस जगह पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने, प्रोडक्ट की एनर्जी तो नीचे है, देखो ये रहा प्रोडक्ट, दिख रहा है सभी को प्रोडक्ट? यस बेटा, प्रोडक्ट दिख रहा है ना सबको? तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि इससे सीधा नीचे आ जाएगा और अपने आप टूट जाएगा। उसको बनाने के लिए मुझे पहले गर्म करना पड़ेगा ताकि वो टूट जाए। तो वो यहां तक जाता है, इस हाइट तक गया, गर्म हुआ, फिर वो टूट गया, और टूटने के बाद या जुड़ गया, जो भी कह लो, टूटेगा या जुड़ेगा, उसके बाद में उसकी एनर्जी कम हो गई तो प्रोडक्ट बन गया। उसकी एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है, नो डाउट टू इट, याद रख लेना। जैसे इस ग्राफ में देखो बेटा, ये वाला ग्राफ आपके राइट साइड में ग्राफ है, जो यहां रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, दिख रहा है सबको? यस है ना? तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, और एंट्रोपी पर भी डिपेंड करता है, जो हमने +1 में आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, एंट्रोपी, है ना, डेल्टा एस, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, थर्मोडाइनिक्स पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल की जो थर्मल एनर्जी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें प्रोडक्ट बनता है। तो उस प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो सकती है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, रिएक्टेंट से ज्यादा हो सकती है तो वो लेस स्टेबल होगा रिएक्टेंट के मुकाबले, सीधी सी बात है। तो वो उसको, लेकिन चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन उसे एक एनर्जी बैरियर से पास आउट करना पड़ता है। उस एनर्जी बैरियर को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी यहां थी और वो यहां तक जाएगा, तब उसके प्रोडक्ट में बदलने के चांसेस हैं। और इस केस में जो राइट वाला देखो, ये भी ऊपर तक जाएगा, यहां थी रिएक्टेंट की एनर्जी और यहां तक जाने के बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, वरना उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यस बेटा, क्लियर हुआ ये सभी को? एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, यही एक सबसे बड़ी बात है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर है? ठीक है, पॉजिटिव होगी तभी तो हमें हमेशा ही देनी पड़ेगी। नेगेटिव अगर हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, बल्कि हमें एनर्जी मिल रही है, रिएक्शन अपने आप चल रही है। ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। फिर वो आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ ही मिलेगा। मुझे लग रहा है कि वो तो रिएक्शन, वो सन वगैरह में, उसमें भी तो शुरू करना पड़ता है। नहीं, हम स्टैंडर्ड स्टेट से बात करेंगे तो पक्का शुरू करना ही पड़ेगा, मतलब ही नहीं है वो माइनस हो जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने से पहले उसको कितना हाई पर लेके जाएं, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। और देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को करवाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। यस बेटा, क्लियर है? सबको क्लियर है ना?
Yes, sir. ये चीज सबको समझ में आ गई? यस और नॉट? अंशिका, हरलीन, ठीक है, ठीक है। आगे Yes, देखते हैं बेटा। अब इसी में देखिएगा, प्रोडक्ट बन गया, एक्टिवेशन समझ में आ गई, एंथैल्पी ये समझ में आ गई, थ्रेशोल्ड मतलब 0 से लेकर यहां तक थ्रेशोल्ड है, ठीक है, ये आ गई। अब देखो यहां जो ईटी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने बताई है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। अब ये क्या चीज होती है, जब हम वो थ्योरी करेंगे तब उसमें समझ में आएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहां मैंने कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया था और वो एक्टिवेट हो गया, अब ये प्रोडक्ट में बदल सकता है, तो इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। या फिर इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं कि इस जगह पर, इस एनर्जी पर आकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो जाएगा, इसकी स्टेट जो है वो ट्रांजिट होना शुरू हो जाएगी, ट्रांसफर होना, मतलब एक जगह से दूसरी, एक चीज से दूसरी चीज बनाना ये शुरू कर देगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। यस, ट्रांजिशन स्टेट कंफर्म्ड है सभी को? या एक्टिवेटेड Yes, कॉम्प्लेक्स, ये दोनों एक ही चीजें, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, इतना हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये जो ग्राफ है, ओके बेटा, अब ये जो ग्राफ है इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जनरली +1 के अंदर तो मैंने बच्चों को ये पहले से करवा रखा है थर्मो में, लेकिन सब टीचर अपने अपने स्टाइल से करवाते हैं, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। मैं मेरा मेथड बताता हूँ, शायद आपको पसंद आए, वरना आपको पहले से पता है तो दैट इज वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या होता है, मेरा जो मानना है, पॉजिटिव का मतलब होता है डोनेट करना। डोनेट, अगर आप डोनेट कर रहे हैं किसी को तो क्या होगा, आवर सेल्फ, यहां पर मैं आवर सेल्फ ले रहा हूं। अगर आप किसी को एनर्जी डोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। अगर आप किसी से एक्सेप्ट कर रहे हैं नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। आवर सेल्फ, हम खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हमें अगर कोई चीज मिल रही है तो वो क्या होती है, नेगेटिव। अगर हम किसी से हेल्प ले रहे हैं तो, और अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। ये बात समझ में आई सबको? सर yes, अब इसको जनरल लाइफ में भी अप्लाई करके देखना, आपको सब खुद को समझ में आएगा। मान लो दो दोस्त हैं, दो सहेलियां हैं, या दो लड़के हैं, वो दोस्त हैं आपस में, ठीक है। सहेलियां, मान लो एक सहेली उसको बोलती है कि अरे यार मेरे को तेरी स्कूटी दे दे 2 घंटे के लिए, मेरे को मार्केट जाना है, ठीक है, मेरे को शॉपिंग करके आनी है। तो वो सहेली उसको 2 घंटे के लिए स्कूटी दे देती है, ठीक है। अब अगले दिन मान के चलो कि उसके पास, जिसके पास में स्कूटी नहीं थी, जिसने स्कूटी दी, उसके पास में दूसरी सहेली स्कूटी वाली देख लेती कि इसके जेब में 5,000 रुपए पड़े हैं, तो वो कहती है यार मेरे को 5,000 रुपए उधार चाहिए, मेरे को दे दे। अगले दिन उसको 5,000 देने पड़ेंगे, भले वो नेसेसरी उसको चाहिए हो, लेकिन फिर भी वो उसे डोनेट करेगी। क्यों पता है? क्योंकि पिछले दिन उसने एहसान ले रखा है उसका, फंस गए ना, नेगेटिव एनर्जी उसके सिर पे बैठी है, अब वो उसे मना नहीं कर सकती। हालांकि हो सकता है कि उसे ये पता हो कि ये वापस नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मना नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उससे उसने स्कूटी यूज करी थी। सेम एज चीज लड़कों का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई लड़का है, मान लो आप उल्टा एग्जांपल को रिवर्स कर देते हैं, मान लो कि आप अपने दोस्त से ना 100 रुपए उधारे मांग लेते हो आज, कि भाई यार मेरे को कुछ खाना पीना है तो मेरे को 100 रुपए आज उधारे दे दे यार, मेरे को काम है, और आपके दोस्त ने आपको 100 रुपए उधारे दे दिए। नेक्स्ट डे वही दोस्त आपसे, जिसने 100 रुपए आपको दिए थे, आपने उसको नेक्स्ट डे वापस कर दिया, लेकिन आज वो आपसे बाइक की चाबी मांग रहा है कि भाई बाइक की चाबी दे दे। भले आपको पता है कि वो निकम्मा दोस्त है, बाइक को तोड़ देगा, खराब इंसान है, और वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तेल वेल भी फूक के आएगा बाइक का अच्छे वाला, 100-200 रुपए का बिल बैठा देगा, लेकिन फिर भी आप उसको मना करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। वो कहेगा कल तो तूने 100 रुपए मांग लिए थे, अपनी बारी तो 100 रुपए के बदले में वो 1 लाख रुपए की बाइक मांग सकता है आपसे, और तोड़ के ले आया। या फिर मान लो तेल फूक के आ गया, आप ये नहीं कह सकते कि भाई तू तेल यार मैं इसमें ऑयल तो डलवा दे। समझ रहे हो बात? नेगेटिव एनर्जी ऐसे सिर पे बैठ जाती है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो, अगर आपने उससे कभी बाइक नहीं मांगा, पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं, कभी कभी कुछ भी किसी से नहीं लिया है, खुद नहीं लिया है, तो आप पर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आप उसे मना भी कर सकते हो, अगर आपका दिल है तो आप उसे डोनेट भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? सर yes, है ना? sir. इसको और एक और एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत ही जिसको कहते हैं ना क्रूशियल वाला एग्जांपल। ये चीजें अप्लाई होती हैं लाइफ के अंदर। आप लोग अपने दोस्तों के साथ में फिल्म देखने जा रहे हो, ठीक है, वो फिल्म दिखा के ला रहा है वो दोस्त, गाड़ी में घुमा रहा है वो दोस्त, लेकिन जब वो उसको जरूरत होगी ना तब वो आपको कॉल करके बुलाएगा, और आप नहीं आए ना तो सुननी पड़ती हैं बहुत सारी। मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, कॉलेज के टाइम पे, और अच्छा दोस्त था, 9th-10th में अच्छा दोस्त था, लेकिन कॉलेज में उसके पास आर्ट्स थी, मेरे पास साइंस थी। तो हमने क्या किया, मतलब उसके कुछ कॉमन दोस्त थे, मेरे कुछ दोस्त थे, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। मैंने उनसे सबसे हाथ मिलाया, नॉर्मल, हम वहां पे 2 मिनट में खड़ा हो गया, ठीक है। वो दूसरे दोस्त उसको गालियां निकाल रहे थे,
तू ऐसे है, तू वैसे है, ये है, वो है। मुझे ना बहुत गंदा सा फील हुआ कि यार मेरे दोस्त को गालियां क्यों निकाल रहे हैं ये। मतलब अंदर से मैं मर रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दोस्त भी कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे लगा कि इसके कुछ ज्यादा ही फॉर्मल दोस्त हैं भाई, मैं बीच में कैसे बोलूं, मेरे को तो कई साल हो चुके हैं इसकी दोस्ती से, है ना। वो मेरा दोस्त था 6th-7th क्लास में दोस्त था बस, उसके बाद से हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम इकट्ठा नहीं पढ़े थे। और लास्ट में ग्रेजुएशन टाइम पे हम मिल गए, तो मुझे बड़ा गलत सा फील हुआ। फर्दर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार मतलब कई दिन बाद दोबारा मिला, मैंने कहा वो तेरे को गालियां, कहते नहीं नहीं मेरे दोस्त हैं। मुझे लगा फॉर्मल सा है, चलो शायद कुछ होगा। फिर एक दूसरा दोस्त मिला और मैंने ये डिस्कशन किया, मैं कहा यार कैसे दोस्त हैं, उस जयदीप नाम था उस लड़के का, मैंने कहा यार कैसे दोस्त हैं इसके, मैं कहा इसको गालियां निकाल रहे थे। कहता भाई तुझे नहीं पता, ये इनकी गाड़ियों में घूमता है, इनके साथ में फिल्म देखने जाता है उन्हीं दोस्तों के साथ। कहता है ये अमीर लोगों को दोस्त बनाता है, तेरे मेरे जैसों को नहीं बनाता। हम लोग थे पैदल वाले, पैदल यात्री, कॉलेज में पैदल जाया करता था मैं, और वो थे गाड़ी वाले दोस्त उसके। कहता ये तेरे मेरे जैसों से अब दोस्ती नहीं रखता, जयदीप वैसा नहीं रहा जैसा हमें पहले मिला था और जैसा बचपन में था। उसने बोला कि ये लोग इसलिए गाली निकालते हैं क्योंकि सारा दिन इनके साथ रेस्टोरेंट में बैठ के खाता है, गाड़ियों में घूमता है, फिल्में देखने जाता है। कहता है इसको गालियां भी मारते हैं, लाते भी चलाते हैं, और जब बुलाना होता है तब बुलाते भी हैं। मतलब एहसान लेने का मतलब नेगेटिव एनर्जी सिर पे बोलती है। और वो लोग मुझे इज्जत से बोलते थे, बाद में मैंने फील किया, कई बार मिले वो दोस्त, मुझे बड़ा रिस्पेक्ट से बोलते थे। तब मुझे समझ में आया क्योंकि मैंने इनसे कुछ लिया नहीं है, और अगर मेरे सामने बकवास करेंगे मैं दो धर भी दूंगा। समझ में आ रही है बात, कितनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी का कितना बड़ा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मैंने लाइव देखा है। तो किसी से चीज लेते टाइम 100 बार सोचना, याद रख लेना। ऐसा नहीं कि हेल्प ना लो, लो हेल्प, लेकिन अच्छे लोगों से ही लेना और फिर उसको 1.5 गुना करके वापस करना। मेरा उसूल था लाइफ में, अगर मैं किसी दोस्त के साथ में कभी, वैसे तो मैं चीजें खाता नहीं हूँ बाहर की, बहुत रेयरली, लेकिन अगर किसी दोस्त के साथ बैठकर मुझे कभी खाने पड़ गए ना, समोसा भी एक खाना पड़ गया, तो 10 रुपए का समोसा है तो मैं उस बंदे को अगले दिन 15 रुपए की चीज खिला के वापस करता था कि भाई हम गरीब आदमी हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते रोज रोज, कल को तू कह दे कि तूने उस दिन समोसा खाया था मेरे से, तो मैं अपना एहसान उसी टाइम उतार देता था कि भाई कल को ऐसी बात ना आए, बराबर कर दो, बात खत्म उसी टाइम। ये ध्यान रख लेना, वरना आपको शायद शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बट ये पर्सनैलिटी भी होती है भाई, कई लोग ऐसा होते हैं वो शर्मिंदगी को सहन कर सकते हैं। मुझे किसी से भी मतलब आप कह सकते हैं सुनने की आदत नहीं है कि कोई भी ऐसे ही मेरे को कुछ कह जाए, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते और किसी से लेते भी नहीं है भाई। जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से अपना धर्म भी करते हैं, ठीक है, दान भी करो, कोई बात नहीं, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से। वो चीज यहाँ लाइफ में सही प्रूव होती है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब हमें कुछ मिल रहा है, पॉजिटिव का मतलब हम दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, क्लियर है, बाहर निकलेगी तो किसे मिलेगी, हमें मिलेगी, डेल्टा एच नेगेटिव। यस, समझ में आया सर। अब देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो गई, प्रोडक्ट बन गए, तो कुछ एनर्जी बाहर निकल गई, एक्सोथर्मिक हमें मिली नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्लियर है बेटा सबको? सर। यस अब दूसरा देखिए, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ एनर्जी ऊपर होगी प्रोडक्ट की, मतलब मैंने यहां तक गर्म किया लेकिन फिर वापस भी मुझे एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं कि ये एनर्जी खा गया, ये नहीं, ये एनर्जी तो मेरे को वापस मिल जाएगी क्योंकि वो वापस प्रोडक्ट में आएगा। लेकिन अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जितनी एनर्जी का गैप आया, अब प्रोडक्ट ने एनर्जी गेन कर ली, वहां पर रिलीज की थी, यहां पर गेन कर ली, तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक। मैंने एनर्जी दी, मैंने किसी को दान किया, दैट इज पॉजिटिव, हक से। समझ में आया? हक से कह सकते हैं कि हमने कुछ डोनेट किया है, किसी से कुछ लिया नहीं, किसी की चवन्नी खाई नहीं है, किसी को कुछ दिया है, दैट इज पॉजिटिव। समझ में आ गया भी? पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी ये हर जगह अप्लाई होता है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स का मुझे पता नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में हर जगह अप्लाई होता है। कई बार बच्चों से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं सर फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, कन्वेंशनल ये होता है, वो होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें बताते हैं वो, तो मुझे ध्यान नहीं है भाई कि उसमें क्या होता है, मैंने ज्यादा मत्था भी नहीं मारा, लेकिन केमिस्ट्री में ये चीज हमेशा अप्लाई होगी। अगर आपको एनर्जी मिल रही है, कोई रिएक्टेंट आपको एनर्जी दे रहा है, तो पक्के तौर पर वो नेगेटिव है, ठीक है। और अगर आप किसी को दे रहे हो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, आप दे रहे हो तो एक्सोथर्मिक होगा, है ना, सॉरी एंडोथर्मिक होगा, आप दे रहे हो तो डेफिनेट पॉजिटिव एनर्जी। क्लियर है सबको? एक और ग्राफ है यहां पर, ये रहा भाई एक और ग्राफ। ये क्या कहता है, रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पर है, प्रोडक्ट की डाउन होगी बेशक, लेकिन इसकी दो ट्रांजिशन स्टेट हैं, ट्रांजिशन स्टेट 1 यहां, ट्रांजिशन स्टेट 2 यहां। पहली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, दूसरी की कम है। रिवर्स भी हो सकता है, पहली की कम और दूसरी की ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक मॉलिक्यूल की दो ट्रांजिशन स्टेट हो। ये बात समझ में आ गई सबको? सर। ठीक है।
अब देखिए नीचे मैंने एक्टिवेशन एनर्जी की एक डेफिनेशन लिख रखी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इक्वल एनर्जी टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इक्वल एनर्जी टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वैल्यू, सॉरी थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर एनर्जी, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू यहां लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं लिखा हुआ। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो यहां से शुरू होगी यहां तक, है ना। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी कितनी दूं कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच कर ले, ठीक है, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्यों चाहिए किसी रिएक्टेंट को, अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। आप मान लो कि माचिस जलाना चाहते हो या माचिस से आग लगाना चाहते हो लकड़ी में, लकड़ी में अपने आप आग नहीं लगेगी, आपको उससे पहले हीट करना पड़ेगा। हीट कर दिया, लकड़ी में आग लग गई, वो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। उसको एक्टिवेट करने के बाद, क्योंकि लकड़ी हमें एनर्जी दे रही है, याद रखना ये बात, क्योंकि लकड़ी हमें एनर्जी दे रही है, कैसे, प्रोडक्ट लो एनर्जी पर बन रहे हैं, उसके बन रहे हैं। तो अगर ये नेगेटिव एनर्जी हमें मिल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना, ये जो एनर्जी का गैप है डेल्टा एच, ये गैप इस दूसरे वाले रिएक्टेंट को, मान लो कि एक मॉलिक्यूल ये बैठा है, एक ये बैठा है, ठीक है, तो पहले को मैंने आग दे दी, अब इसने आग दी तो ये नया मॉलिक्यूल बन गया, न्यू। अब इसने जो एनर्जी रिलीज की वो ये ले लेगा और ये भी नया बना लेगा, और इसके बाद इससे जो एनर्जी रिलीज हुई नेक्स्ट वाला ले लेगा और ये भी नया बना लेगा। तो यानी कि अब ये खुद ही स्टार्ट हो गया। क्लियर है बेटा? सर हाँ बोलो। सर लेकिन जब हम सोडियम को बाहर निकालते हो तो अपने आप ही मतलब फायर कैच कर लेता है। हाँ वो भी बताऊंगा, ठीक है, उसको भी बताता हूँ, लेकिन ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देख लो सोडियम का, वो क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता है। तो अपने रिएक्टेंट को जैसे ही बाहर निकाला, वो अपने आप आग पकड़ रहा है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए कहां से एनर्जी मिली भाई, अगर वो अपने आप आग पकड़ रहा है तो, है ना। ये तो शुरू करना पड़ेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कहां से आई। भाई उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो यूं समझ लो कि बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो, वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, बस इतनी सी बात है। यानी उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बन रहा है वो, क्लियर है, सीधा प्रोडक्ट, या सोच लो कि नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा कि वो नीचे की तरफ ही आ जाता है, सीधा यहाँ प्रोडक्ट बना देगा। यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आप कह सकते हैं कि वो लो होती है, रिएक्टेंट से भी लो होती है। यानी कि उसको शुरू करने के लिए आपको कोई कुछ चाहिए नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग रिएक्शंस होती हैं, कुछ कुछ होता है जिनको स्टार्ट करना पड़ता है, वही दोनों में डिफरेंस होगा। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ बचा, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा अब इसमें कि नेक्स्ट क्या कहता है। अब आगे देखिए जरा, एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा रखा है कि कौन कौन सा क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, याद रख लेना, प्रोडक्ट बन रहे हैं, वही सेम टू सेम ग्राफ है। एग्जांपल दे रखा है H2 + O2, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के पानी बना रहे हो आप, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो थी यहाँ थी दोनों की, है ना, और स्टैंडर्ड स्टेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एनर्जी यहाँ होती है, सपोज दैट, ये स्टैंडर्ड स्टेट के हिसाब से बता रखा है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी होगी, ये वाली, ये पिंक कलर वाले ग्राफ की यहां से यहां तक जिसको मैंने व्हाइट बना दिया, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्लियर है, समझ में आ गया थ्रेशोल्ड एनर्जी? अगर कोई डाउट है तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी। और येलो वाला जो ग्राफ है ये है एक्टिवेशन एनर्जी की, रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड वैल्यू के बीच का गैप जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो गैप है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन तो एंथैल्पी इतनी हुई। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, दैट इज गुड। और ये होती है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, पीई, पोटेंशियल एनर्जी, किसी चीज में उसकी स्थिति की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा खैर। और यहां मैंने अब चीज दिखा रखी कि होता कैसे है। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कोलाइड करेंगे, दो एटम्स होते हैं ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये दोनों कोलाइड करेंगे तो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन का एटम फ्री हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, दो हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर अटैक करेगा और एक और वाटर बना देगा, मतलब हाइड्रोजन आपको दो मॉलिक्यूल यानी 4 एटम्स चाहिए होंगे, है ना। तो ये बाद में रिएक्शन करेगा। नेसेंट वर्ड का मीनिंग पता है भाई? सर वो अकेला एटम होता है, अकेला एटम जो रिएक्टिव होता है। यस, सबको क्लियर है? अकेला एटम जो रिएक्टिव होता है दैट इज नेसेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वही था, बस हल्का था उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अब यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है और वो कैसे काम करती है, अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये रिएक्टेंट है, इस तरफ रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं। अब मैंने यहां पर ये जो ग्राफ बना रखा है इसको ध्यान से देखना, इस तरफ रिएक्टेंट
की एनर्जी बढ़ रही है तो ये एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक और इस तरफ क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इस तरफ बढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते जाएंगे, लेकिन एक लेवल आएगा उसके बाद में क्या होगा, ये वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये समझ में आया क्यों ऐसा होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रेट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, रिएक्टेंट नहीं है, रेट है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पर, हर 10 डिग्री पर। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी थ्योरेटिकली, है ना, अब वो रिटन में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? लेकिन फिर इस ग्राफ में जब एक लिमिट के बाद वो टेम्परेचर के साथ नीचे क्यों आ रहा है रेट? हाँ वही बता रहा हूं, सोचो आप ना, वही सेम एग्जांपल उठा लेते हैं। H2 प्लस O2, आप इससे वाटर बना रहे हो, ठीक है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, टेम्परेचर कर दिया 1000 डिग्री सेल्सियस। अब पानी का मॉलिक्यूल टूटना शुरू हो जाएगा। यस, समझ में आ गया? इसकी भी लिमिट है, कहां तक जाओगे, ठीक है ना। तो यानी अब पानी का मॉलिक्यूल टूटना शुरू हो गया, तो भाई रेट तो डाउन हो गया रिएक्शन का, हमारी रिएक्शन का रेट डाउन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। बस यही चीज दिखा रखी है मैंने। ये जनरली ना ग्राफ व्राफ ये आपको वहां नहीं दिखेगा, क्या बोलते हैं, बुक्स में नहीं है ये मैंने ऐसे धक्के से बना रखा, आप ये समझ सकते हैं। ये आर से रेट, चलो इसको मैं रेट कर देता हूँ, रेट, इसको रेड पेन से रेट लगाते हैं ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये जो है ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर। तो ये आपको अब समझ में आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, लेकिन एक हद तक इंक्रीज होता है, उसके बाद में इंक्रीज तो नहीं होता, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और लास्टली तो बिल्कुल खत्म। तो यहाँ देखो पहले ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ते हैं। मान लो ए और बी दो मॉलिक्यूल थे, ठीक है। दोनों ने क्या किया, दोनों ने जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी ना इसको, तो दोनों ने क्या किया, ए और ए का बॉन्ड तो हो गया वीक, ठीक है, ये वाला बॉन्ड वीक हो गया, और ए और बी के बीच का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, बी और बी का बॉन्ड भी वीक होना शुरू हो गया। समझ में आया बेटा? यस, है ना। तो ये बन गया आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेट हो गया मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलो, और इसी स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और इस थ्योरी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। समझ में आ गया? बस यही एक्सप्लेन करना है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, और इसमें कुछ नहीं है, बस ये इसको 2-3 एग्जांपल इसके दे दो, ऐसे मुंह उठा के कुछ भी लिख दो, बस ये थ्योरेटिकल डाटा है, नथिंग स्पेशल इन इट। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको ना? ठीक है। बस ये अगर आपको एक इक्वेशन आती है, समझ लेना कि आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी आती है, ठीक है। उसमें 2-3 लाइनें थ्योरेटिकल हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ना डिटेलिंग में जाऊंगा, वो बकवास कितनी भी करते रहो, लेकिन कहानी यही अटक जाएगी, इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर आप टेम्परेचर डाउन कर दो तो उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने अभी यहाँ पर किया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। समझ गए? कोलिजन का मतलब, अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि रिएक्शन जब भी होती है तो मॉलिक्यूल तो आपस में पास आने चाहिए, यस और नॉट? ये पक्का है, पास आएंगे तो भी रिएक्शन करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन, है ना, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स होते हैं, मान लो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के बीच में ऐसे घूमते रहते हैं। आपने +1 में कुछ ऐसा ग्राफ किया होगा हाइड्रोजन का, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का ऐसा क्लाउड हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे होते हैं, ऐसा किया था, है ना। अब मान के चलो इसके पास में 2 ऑक्सीजन के एटम्स आते हैं, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और उनके इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह से घूमते रहते हैं। तो जब ये पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि नहीं भाई, यस और नॉट? ये बात समझ में आई बेटा? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इस हिसाब से तो अगर ये पास आए तो ये तो रिपेल करके दूर हट जाएंगे। तो मतलब इनको अगर मॉलिक्यूल बनाना है तो स्ट्रोंगली पास आना पड़ेगा। स्ट्रोंगली पास का मतलब टक्कर मारनी पड़ेगी, और इस बात से सभी साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि मतलब फुल एनर्जी के साथ अगर एक H2 का मॉलिक्यूल और O2 का मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मार रहे हैं और उनकी एनर्जी काफी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन वहां नेग्लिजिबल हो जाएगा और वो नए तरीके से अरेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की फोर्स की वजह से। यस, ये बात क्लियर है? सर Yes, sir. है ना? ठीक है।
तो अगर ऐसा हो जाएगा तो अब हम अपनी थ्योरी को कवर कर सकते हैं कि ऐसा होता है, डेफिनेटली हो क्या जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपनी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा, तो यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन, टक्कर मारना, क्योंकि मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और वो सही तरीके से टक्कर लगा सके। जब वो टक्कर लगाएंगे तो उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से टक्कर लगाएं, यही एक्टिवेशन एनर्जी है। और टक्कर लगने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम तो आप कितनी भी दे दो टक्कर बहुत अच्छे से लगेगी, लेकिन मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलेंगे कि वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब बात आती है मैक्सिमम, अगर टेम्परेचर डबल कर दें तो रेट जो टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट जो है वो डबल हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? हर टेम्परेचर बढ़ने पर कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने पर क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, जितनी मिनिमम चाहिए ना उससे ज्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, वो और जल्दी रिएक्शन करेंगे, रेट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है, सिंपल है ना। तो रेट जनरली इन्होंने देखा, ट्रेंड देखा, ये वो है क्या बोलते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल है कि ट्रेंड देखा उन्होंने कि डबल या ट्रिपल हो जाता है रेट, ठीक है, ये भी मान लिया डबल या ट्रिपल, नो डाउट इट। अब बात आती है, ये तो हो गया, रेट भी बढ़ गया, सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि हमने कोलिजन से रेट बढ़ाया, तो अगर टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा हो गया तो कोलिजन रिवर्स काम करना, जो मॉलिक्यूल है वो भी टूट जाएगा, है ना। टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल को भी तोड़ सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट। यस, ये बात भी कंफर्म है सबको? Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो कितना बढ़ता है, अब उसको जरा मैथमेटिकली बाइंड कर लेते हैं, ये सब तो थ्योरी थी, ठीक है। तो मैथमेटिकली बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन से पता नहीं कितनी चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, एन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट होते हैं, एन से नंबर ऑफ मोल भी रिप्रेजेंट होते हैं, एन से ये कोफिशिएंट भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं क्या क्या एन से रिप्रेजेंट करते रहते हैं, चलो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो के क्या होता है भाई? रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री, टी प्लस 10 डिग्री 3, मान लो कि वो टेम्परेचर था 308, 308 केल्विन टेम्परेचर था, ठीक है। मतलब टेम्परेचर में 10 डिग्री का राइज कर दिया हमने, ये बात समझ में आ गई बेटा? टेम्परेचर के अंदर 10 डिग्री का राइज कर दिया, क्लियर है। अब देखो नीचे के एट टी डिग्री, टी डिग्री मतलब 298 केल्विन, फॉर एग्जांपल बता रखा है 298 केल्विन का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस था जो टेम्परेचर था, और बाद में मैंने उसको 25 को 35 कर दिया, ये 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का जो डिवाइड है के की वैल्यू का डिवाइड, रेट कांस्टेंट का डिवाइड जो है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट एन। और फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल या ट्रिपल हो जाती है, डबल से ज्यादा और ट्रिपल से कम, 2 और 3 के बीच में रहती है। ये बात समझ में आ गई? तो के बढ़ा, यहां पर मैं तो बार बार कह रहा था रेट, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ये भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ तो रेट नहीं बढ़ रहा भाई, यहाँ तो के बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के अगर डबल हो गया तो रेट भी तो डबल हो गया, यस और नोट? समझ में आ गया? के बढ़ा तो रेट भी बढ़ गया, डबल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ट्रिपल हो गया। यस बेटा, सबको क्लियर है ये? सर ये सबको क्लियर है ना? तो सीधी सी बात, टेम्परेचर के ऊपर 10 डिग्री राइज के टेम्परेचर पर के की वैल्यू डिवाइड में 10 डिग्री फॉल के ऊपर के की वैल्यू, ठीक है। और वो रेट कांस्टेंट्स का डिवाइड कर दो, दोनों का वो जो रेशियो आएगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और जनरली उसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में आती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में मिला इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल? किस किस बच्चे ने एनसीईआरटी की? अभी प्रणव ने कर लिया, वो बोल रहा था इसके ऊपर उन्होंने बोला था कि रेट 4 टाइम्स हो गया तो उससे कुछ निकालना था, ए निकालना था शायद, अरेनियस कांस्टेंट। ठीक है। अंशिका ने भी कर लिए, हरलीन ने भी, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल कुछ अभी रह रहे हैं। कुछ रह रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, वो भी कर लेना, कवर कर लेना, नो वरी, ठीक है। तो ये होता है भाई, अब आपको सीधा पता लग गया डबल या ट्रिपल क्यों होता है। हम जनरली बोलते हैं हर 10 डिग्री पर डबल या ट्रिपल हो जाता है, तो केक को डिवाइड करते हैं, बस याद रखना 10 से नीचे वाला के और 10 प्लस 10 करने के बाद के दोनों का डिवाइड कर दो, दैट इज द वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही बना रखा है, ठीक है, ताकि ये पता लगे कि हाँ बेटा बोलो। सर जो एन बिटवीन 2 to 3 लिखे ना सर, इसमें जो 3 के लेफ्ट साइड पे जो साइन है ना वो गलत है, वो दूसरा साइन आएगा।
एन जो लिख रखा है गलत लिखा मैंने, साइन ग्रेटर देन लेस देन वाला क्या गड़बड़ लगा रखा है क्या? जैसे 2 to 3 जो लिखे हैं वो 3 के लेफ्ट देखो पे नहीं नहीं लेस नहीं नहीं, देन एन की वैल्यू 2 से ज्यादा है और एन की वैल्यू 3 से ज्यादा है। होगा ना। हाँ ये 3 से कम होनी चाहिए ना। सर यस सर। हाँ ये वाला साइन गलत है, एक साइन गलत है। ठीक है थैंक यू बेटा, समझ गया। हाँ 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 बिल्कुल। अब इसको मैं कैसे मिटाऊं भाई, यहाँ पे ब्लैक कलर का मेरे पास वो है ही नहीं। ब्लैक कलर का मार्कर नहीं मेरे पास जो मैं इसको ब्लैक कर दूं, और ये इससे तो नहीं मिटने वाला क्योंकि ये लिखा हुआ किसी और सॉफ्टवेयर से है। ठीक है चलो ऐसे इसको ठीक कर देते हैं, ऐसे आएगा है ना। 3 बड़ा है, 3 से 2 के बीच में होती है, ठीक है। ये लो, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, बस ऐसे ही लगा रखा। आपको क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो सकता है ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, यही चीज मैं बोल रहा था कि नोट्स बनाते टाइम भी ना ऐसे टीचर से ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे अभी अंशिका ने मेरे से वो शेयर किया था ना, उस टीचर ने शायद, वो बेचारा अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिख रहा होगा और उसने लिख दिया कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है जब एसिड में पानी मिलाते हैं। दिमाग सर में मैं जो कल आएगा से परेशान हूँ कि सर मैं सारे कॉन्सेप्ट गलत हो गए क्या मेरे? नहीं नहीं आपके कॉन्सेप्ट गलत नहीं होंगे बेटा, वो होता है, टीचर से गलतियां होती हैं। और ना बुक में पढ़ने के बाद एक बार तो दिमाग ही घूम जाता है बंदे का कि अरे यार मैं तो ये सोच रहा था, यहाँ तो लिखा हुआ है। लिखे हुए पर हम ज्यादा यकीन करते हैं, याद रख लेना, ठीक है। मैं भी यकीन करता हूँ, मैं बुक में लिखी हुई गलती को जल्दी सी गलती नहीं बताता, बट किसी ने नोट्स में लिख रखी है तो मेरे को अगर डैम श्योर है तो मैं उसी टाइम बोल देता हूँ, अगर श्योर नहीं है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेटा वेट करो, मैं इसको रिसर्च करके ही बताऊंगा। सही चीज बताई जाए उसी का फायदा है, वरना चुप रहना बेटर है। मेरी स्ट्रेटजी ये है भाई, ठीक है। दूसरे टीचर्स बहुत सारे हैं, वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं उसी टाइम पर, वो एक अलग मैटर है। बट मुझे कुछ नहीं आता होगा, मैं साफ बोलूंगा कि ये नहीं आता, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ ना आता हो, कोई ना कोई ऐसी चीज, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नेक्स्ट डे आपको वो बता ना सकूं। अगर मैंने उस पर थोड़ा सा भी सोचा है तो नेक्स्ट डे आपको 100% उसका सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना है हमारा। तो इतना आप विश्वास कर सकते हो कि नेक्स्ट डे पक्का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर हो सकता है कोई एक चीज मौके पर ना आए, हम भी इंसान है, भूल सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, सारी चीजें याद नहीं होती है सबको, है ना। तो ऑब्वियस है। हाँ आप लोग बच्चे हो तो आपको मान लो कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो नो वरी, लेकिन आपको वो याद होना चाहिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, आपको सिर्फ बताता हूँ ये न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएगा। कभी नोटबुक से पेन से लिख कर नहीं देखता हूँ, कभी पहले करी थी प्रैक्टिस बच्चों को करवाते करवाते उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम जनरली प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। आपको 10 न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम आ गई एक न्यूमेरिकल में, आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करा रहे हैं, मैंने तो एक ही किया, आपने 10 किए, मुझसे 10 मल्टीपल कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस मुझसे ज्यादा हो सकती है, तो आपको फॉर्मूला हो सकता है मुझसे ज्यादा याद रह जाए, बट एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपसे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपसे बेटर सोल्व कर सकता हूँ, ये डिफरेंस है। लेकिन हो सकता है कि अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा है तो हमारा दिमाग इक्विवेलेंट हो जाएगा, टीचर का और स्टूडेंट का दिमाग इक्विवेलेंट हो सकता है, नो डाउट। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे एक्सपीरियंस की वजह से कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, मैं आपसे थोड़ा बेटर सॉल्व कर सकता हूं, इसलिए मैं आपसे हाइक पे रहूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैंने वो चीजें पढ़ रखी हैं, हायर क्लास को भी पढ़ाया, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ किसी प्रॉब्लम को, ठीक है। आपने लिमिटेड पढ़ा है, सिर्फ +1 2 का पढ़ा है, हमने थोड़ा ब्रॉड लेवल पढ़ा है, मास्टर्स भी किया, मास्टर्स को पढ़ाया भी है, तो ये एक्सपीरियंस ऐड होता है, इस वजह से ऐसा होता है। अगर कोई टीचर इंटेलिजेंट है और उसका स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट है, तो उन दोनों का दिमाग में इक्विवेलेंट मानता हूं कि दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर वो सेम प्रैक्टिस कर रहा है तो। लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से टीचर बेटर होता है उससे, बस ये डिफरेंस है। हाँ अगर कोई टीचर डफर है ना, ऐसे भी देखे होंगे आपने, और उसका स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, डेफिनेटली स्टूडेंट बेटर होगा उससे, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं, ये भी होता है, ठीक है। चलिए आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, बट हम उस बात पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, आर्नियस इक्वेशन। अब आर्नियस इक्वेशन देखते हैं। आर्नियस इक्वेशन क्या बोलती है? आर्नियस था, साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, सीधी सी बात है, K इक्वल AEA/RT, दैट इज द इक्वेशन, K इक्वल AEA/RT, ठीक है। AE एंटी लोग है, नेगेटिव EA/RT है, ये है आर्नियस इक्वेशन। यहाँ पर A जो है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इसकी कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है आपके सिलेबस में, सीधा बता रहा हूं, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट है ये, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, और इसे बोलते हैं बाइनरी कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट पर सेकंड पर लीटर। अब इसका मतलब क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक डिस्टेंस वगैरह भी आता होता है सिग्मा, कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये पाथ कैसा फॉलो करते हैं,
कितना टोटल डिस्टेंस, कुछ इस तरह की चीजें भी आती हैं हायर क्लासेस के अंदर इसी के बारे में। तो उसी का कुछ ये वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब बता देता हूँ, बाइनरी कोलिजन का मतलब मान लो कि एक एटम है यहाँ पर और एक ये एटम है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को टक्कर लगाई, इसको बोलते हैं बाइनरी कोलिजन। दो एटम्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। अब इस बाइनरी कोलिजन के अंदर रिएक्टेंट्स जो है पर सेकंड, एक सेकंड में 1 लीटर वॉल्यूम में कितना टक्कर मार रहे हैं। यहां देखिए मेरे पास 1 लीटर का, सपोज दैट 1 लीटर का कोई मग है, ठीक है, या कोई चौरस डब्बा लगा लेते हैं, चलो हम 1 लीटर का मेरे पास एक चौरस डब्बा है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे, ठीक है, जितने भी हैं 1 लीटर में वॉल्यूम के अंदर, 1 लीटर वॉल्यूम में 2 एटम्स ये दोनों टक्कर मार रहे हैं, ये दोनों, सोचिए जरा कितने सारे एटम्स होंगे जो आपस में एक दूसरे को टक्कर लगा रहे होंगे, समझ रहे हो, 2 एटम्स आपस में एक दूसरे को टक्कर लगा रहे हैं, तो ये होता बाइनरी कोलिजन। तो नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स पर एटम, ठीक है, सॉरी पर सेकंड, एक सेकंड में कितने एटम्स ने 1 लीटर के वॉल्यूम में एक दूसरे को टक्कर लगाई, दैट इज ए। समझ में आ गया भाई क्या होता है? यस सर। ये कांस्टेंट है, याद रख लेना। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कह सकते हो ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब वही है कि एक सेकंड में कितनी बार टक्कर लगा रहे हैं। जैसे एक सेकंड में कितनी वेव पास हो गई, वो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की। तो एक सेकंड में कितनी बार टक्कर लगाया 1 लीटर वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम भी डिफाइन करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो टक्कर बढ़ जाएंगी, कोलिजन बढ़ जाएंगे, दैट इज इट। क्लियर है ना बेटा? सर एक कलर थोड़ा विजिबल नहीं है। क्या बेटा? कलर थोड़ा विजिबल नहीं है ये वाला। ये कलर विजिबल नहीं, मेरे को तो कुछ ज्यादा ही अच्छा विजिबल हो रहा है ये। आप लोगों को बिल्कुल ही विजिबल नहीं है क्या? नहीं सर, थोड़ा बहुत दिख रहा है। थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो मतलब पास होके देखना पड़ेगा। ओ समझ गया बेटा। बट यहाँ तो ब्लैक पर ये बिल्कुल ब्लू आ रहा है और बड़ा अच्छा दिख रहा है। मैं इसको कैसे करेक्ट कर सकता हूँ? ये एक्चुअल में ना इसका बैकग्राउंड था व्हाइट, मैंने इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मुझे तो लगा था ये ब्लू बहुत अच्छा, मैं तो माइंड में सोच रहा था कि ये ब्लू मेरे को बड़ा सही दिख रहा है, तो नेक्स्ट टाइम इसी को यूज करने की कोशिश करूंगा। आपको दिख ही नहीं रहा, बता दिया करो ऐसी चीजें, ठीक है, मैं नोट कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम आपको बेटर रहेगा। तो देखो चलो, अगर आपको दिख नहीं रहा, शायद नोट्स में तो अच्छा दिखेगा डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ हो सकता है ऑनलाइन में ना दिख रहा हो, मैं लिख देता हूँ इसे, नो वरी। देखिए आर्नियस इक्वेशन जो है वो K इक्वल A और E एक्सपोनेंशियल की फैक्टर EA बाय RT। EA क्या चीज है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय RT, गैसियस फॉर्म के लिए बात हो रही है, T और टेम्परेचर के ऊपर। ये है आपका आर्नियस इक्वेशन, और इस आर्नियस इक्वेशन में A की वैल्यू जो होती है वो उसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम बोल रहे हैं। 1 लीटर वॉल्यूम में 1 सेकंड में 2 मॉलिक्यूल्स जो आपस में टक्कर मार रहे हैं, जितने भी बाइनरी कोलिजन्स हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो भी आपस में टक्कर लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं, उस बाइनरी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं ए। समझ में आ गया ए क्या है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। ई आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अब बात करते हैं ई एंड ए, इन दोनों को कोलेक्टिवली आर्नियस पैरामीटर भी बोलते हैं, कोलेक्टिवली। ई ए को, ये रहा ई ए, और ए ये वाला ए, इन दोनों को कोलेक्टिवली आर्नियस पैरामीटर बोलते हैं, आर्नियस पैरामीटर, याद रहेगा, ठीक है। बाकी नोट्स में जब मैं आपको भेजूंगा शायद उसमें बेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें बेटर दिखाई देना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि फोन में भी तो अच्छा ही नजर आना चाहिए भाई, बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी इक्वेशन को, अब क्योंकि आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं आपके सामने, कि अगर वहां भी नजर नहीं आएगा तो कम से कम रेड वाला तो नजर आएगा। ये K इक्वल A और E की पावर नेगेटिव EA डिवाइडेड बाय RT, ये इक्वेशन थी। अगर मैं इसका लॉग ले रहा हूं, लॉग कर देते हैं, टेकिंग लॉग, ठीक है, हम इसका लॉग ले रहे हैं, तो लॉग लेने पर क्या होने वाला है? अब ध्यान देना भाई, लॉग लेने पर ये बनेगा नेचुरल लॉग K, ठीक है, इक्वल आएगा नेचुरल लॉग A, और नेगेटिव में अब देखो एक्सपोनेंशियल फैक्टर था तो वो तो चला गया, वो एंटी लॉग है, लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव EA बाय RT सीधा सीधा वो पावर में था ना, वो नीचे आ जाएगा। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब Yes, मान लीजिए आपके पास T1, ठीक है, एट T1 T2, ठीक है, बड़ा T है भाई, सॉरी, ठीक है, T1 T2 एंड K1 K2 के लिए, K1 K2, इन दोनों इक्वेशंस के लिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैं K1 के लिए लिख लेता हूं नेचुरल लॉग K1 इक्वल आएगा नेचुरल लॉग A, तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है,
EA बाय RT है, तो EA डिवाइडेड बाय RT आ गया, RT T1 आ जाएगा। सेम दूसरी इक्वेशन लिख लो, ठीक है, वो नेक्स्ट पे शायद लिखी होगी, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, देखता हूं। ठीक है, ये पहली इक्वेशन समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो नेक्स्ट देखो, अब जरा नेक्स्ट भी ब्लू है, हे भगवान। ठीक है, चलो इसको भी लिखेंगे। चलो भाई देखो, अब दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग, वही सेम टू सेम इसको नेचुरल लॉग K2 के लिए लिख लो, नेचुरल लॉग K2 इक्वल नेचुरल लॉग A माइनस EA बाय RT2। समझ में आ गया? ये सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दैट्स इट। दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1 इक्वल टू EA बाय RT2, यही आएगा ना, और ये माइनस का था, याद रख लेना। और इसके माइनस में माइनस का EA बाय RT1। समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। सिंपल है, जैसे हमने वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं किया था, दोनों को आपस में माइनस करके फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना, KT इक्वल तो K1 माइनस K2 किया था अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, याद है? वही सेम टू सेम यहां कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इसको आर्नियस इक्वेशन को भी कुछ ऐसा ही बना रहे हैं। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग माइनस में हो तो मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग K2 डिवाइडेड बाय K1, ये माइनस में है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, सिंपल है। अब उसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो मैंने EA बाय RT1 को पॉजिटिव बना दिया, और ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा था इसको मैं यहाँ EA बाय RT2 लिख रहा हूं। अब देखो आपको सीधा समझ में आ जाएगा, EA बाय R को कॉमन निकाला जा सकता है बड़े आराम से, है ना। तो नेचुरल लॉग K2 डिवाइडेड बाय K1 इक्वल होगा, R को कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, R नहीं सॉरी EA बाय R, EA डिवाइडेड बाय R को कॉमन निकाल लो, क्या आएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यस क्लियर है? अब सिर्फ लोग लेना है, ध्यान रखना, सिर्फ लोग। तो लोग लेंगे जब, अब देखिए जरा लोग लेने वाले हैं, तो नेचुरल लोग से जब नेचुरल लोग का लोग बनाएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, 2.303 ये बन गया लोग, और K2 बाय K1, ठीक है, इक्वल आएगा EA बाय R, ये कॉमन है, और इन दोनों को T1 T2 को अगर कॉमन लेते हैं, T1 इंटू T2, तो ऊपर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है, कॉमन लीजिए, T1 से T2 ऊपर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, दैट्स इट। इसी से लास्ट में बॉक्स कर रखी है मैंने रेड पेन से, इक्वेशन सीधा सीधा ही लिख देंगे, 2.303 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, लोग K2 डिवाइडेड बाय K1, ये आर्नियस इक्वेशन है, इक्वल होता है EA बाय 2.303 R, और बाकी का सारा सेम टू सेम है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। यस क्लियर है बेटा सबको? सर यस हाँ बेटा। सर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज तो नहीं चाहिए ना? एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती टेम्परेचर बढ़ाने से, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी ही रहेगी। सर लेकिन हमने तो टेम्परेचर बढ़ाया तो एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो चेंज होना चाहिए ना, तो इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज होनी चाहिए। कैसे? देखो चलो वो फिर से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये है आपके पास में नॉर्मल ग्राफ, ठीक है, इस तरफ टेम्परेचर जो यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है, ये ऊपर गए वापस आए, और सपोज प्रोडक्ट जो हमारा वो नीचे बनता है, ये प्रोडक्ट बन गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, अब जरा ध्यान देना, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लियर है बेटा? Yes, अब sir. देखो जरा, अब जो आप कह रहे हो वो करते हैं हम। हमने क्या किया, मतलब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ये यहाँ इस टेम्परेचर के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी हम टेम्परेचर से बढ़ाएंगे, मान लो कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है मॉलिक्यूल। अब मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, और ज्यादा, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो यही रही, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां तक आ गए ना, इस लेवल तक, मान लो मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर रखा था, इस लेवल तक 10 डिग्री सेल्सियस में, सपोज दैट, मान लो मैं पतीले में पानी गर्म कर रहा हूं, ये सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो पतीले में जब पानी गर्म हो रहा है तो मुझे पता है कि यहाँ पर 1 लाख मॉलिक्यूल है,
1 लाख सपोज KH, एक LaKH होता है, ठीक है। 1 लाख मॉलिक्यूल हैं, उसमें से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सिर्फ हो सकता है 10,000 मॉलिक्यूल्स ही एक्टिवेट हो ओनली। बाकी के 90,000 को वो वाला टेम्परेचर नहीं मिल रहा। कोई कोने में बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, उसको टेम्परेचर मिला ही नहीं। जैसे ही मैं टेम्परेचर राइज करता हूं 10 से 20 डिग्री, तो मुझे पता है कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने पर 10,000 और जो साइड में बैठे थे ना उनको 20,000 मॉलिक्यूल्स को क्या होगा, कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर मिल जाएगा। और जो एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर गया वो तो और भी जल्दी रिएक्शन करेगा। क्लियर है? यस उसका सर। टेम्परेचर बढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी वही है, लेकिन उसका टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा हो गया। मतलब उस मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा हो गई। एक्टिवेशन नहीं बढ़ रही है। एक्टिवेशन का मतलब उसको शुरू करने के लिए मैंने मान लो एक माचिस की तिल्ली से आग लगा ली, ठीक है। माचिस की तिल्ली से कागज को आग लगा दी। अब कागज तो 10-20 कागज जोड़ दोगे तो आप उसको होगा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब उसको आग लगाना मुश्किल हो गया। समझ गए? यस सर। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है सर थोड़ा मतलब सा- सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही बढ़ जाते हैं जिनको एनर्जी मिलती है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी अब बिल्कुल उस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाती है जिनकी एनर्जी, और वो फिर रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। ऐसा होता है। क्लियर है? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने का मतलब वो तो फिक्स होती है ना किसी मॉलिक्यूल के लिए। अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करके पानी बना रहे हैं, तो पानी जिस इन दोनों को जितना, मान लो कि इन दोनों को 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए वाटर बनाने के लिए, तो कम से कम 10 चाहिए। आप इसको 10 पे स्टेबल कर दोगे तो सारे मॉलिक्यूल धीरे धीरे बन जाएंगे। अगर आप 20 कर दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। 10 चाहिए, मिनिमम 10 चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी 10 ही रहेगी, है ना। बट 20 करने पर क्या होगा, पहले धीरे धीरे रिएक्शन हो रही थी, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल सीध में आ रहा था उसकी एनर्जी बढ़ रही थी, एक्टिवेशन के बराबर आ रही थी। और बराबर आती जैसे ही मॉलिक्यूल हाई गया, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ कि उसकी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत से ज्यादा हाई हो गई। सॉरी, एक्टिवेशन कह रहा हूं, उसकी नॉर्मल मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन से जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। और ये होने पर ही क्या होगा, वाटर जल्दी रिएक्शन करेगा। दैट्स इट। यस अर्लिन बेटा बोलो, कोई डाउट था क्या? तो फिर वाटर ज्यादा भी बनेगा ना, ज्यादा टेम्परेचर पे। हाँ, वाटर ज्यादा ज्यादा बनेगा। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वाटर ज्यादा बनेगा, लेकिन वाटर की एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ेगी। एक्टिवेशन तो उतनी ही रहने वाली है। समझ में आया एक्टिवेशन क्या? यस सर। यस सर। कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा से पूछ सकते हो, नो डाउट। ठीक है, नो वरी, डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी किसी पर्टिकुलर। मान लो कि आप ये कह दो कि सर चलो रिएक्टेंट की एनर्जी मैंने कम कर दी, यहां कर दी, आपने रिएक्टेंट को ठंडा कर दिया। समझ रहे हो बात? रिएक्टेंट को ठंडा कर दिया, अब आप कहो सर अब तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। ये बात थोड़ी सी मान सकते हो। कैसे? हाँ, अब सच में, क्योंकि आपको ये वाला पीक जो है ना यहां तक लेके आना ही पड़ेगा मॉलिक्यूल को। इस एनर्जी के बाद में ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपने रिएक्टेंट की एनर्जी कम कर दी ना, जो उसकी एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट्स एट द पर्टिकुलर स्टेज, उस टाइम पर रूम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे, तो रिएक्टेंट की एनर्जी अगर कम कर दोगे और फिर उसको सभी मॉलिक्यूल्स को उसी स्टैंडर्ड स्टेट पे आप स्टेबल कर दोगे, तब मैं कह सकता हूं कि इसके लिए एक्टिवेशन ज्यादा चाहिए। समझ गए? लेकिन वो Yes, जो sir. ऊपर ऊपर वाला लेवल है ना, वो नहीं बदलेगा। वो नहीं बदल रहा है, ध्यान दोगे तो। समझ गए बेटा? सभी को क्लियर है? सर एक्चुअली के एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था ना, उन्होंने बोल रखा था कि एज्यूम करना है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही। अच्छा, उसने बोला था कि एज्यूम करना टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है। वो होती Yes, भी sir. नहीं है बेटा, वो होती भी नहीं है। सीधी सी बात है, एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। अगर मॉलिक्यूल वही है और सारी कंडीशनें वही है तो नहीं चेंज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बॉक्स लगाओ, K2/K1 log EA/2.303R T2 - T1 T1 T2। ये आर्नियस इक्वेशन से हमने एक ग्राफ बना और एक फॉर्मूला बनाया, और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत जगह पर यूज होता है, ग्राफ में भी यूज होता है। ठीक है, ग्राफ अभी हम इसका करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर ना इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एक्टिवेशन ये आर्नियस इक्वेशन वाला। तो देखो, इसने बोला log K वर्सेस 1/T, इसका ग्राफ बनाओ। अब पेपर में सीधा आएगा log K वर्सेस 1/T। अब आप कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसा कुछ ढूंढने लगोगे, लेकिन टेम्परेचर के साथ में टाइम था, उसमें टेम्परेचर नहीं था, KT इक्वल होता है ना, तो टेम्परेचर के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो टेम्परेचर के साथ हमारे पास सिर्फ आर्नियस इक्वेशन है। याद रख लेना, टेम्परेचर देख के आर्नियस इक्वेशन का ग्राफ लगेगा, ना कि log के देख के आप आर्नियस कोई ऑर्डर वाला ग्राफ लगा दें। ठीक है, पहली बात।
दूसरी चीज देखिए, अब हमने सीधा लिखा, अब इसको log के बनाना पड़ेगा, तो log के वही नेचुरल log, ये तो दिखाई दे रहा होगा सबको रेड यस कलर, सर। ठीक है। तो देखिए, तो नेचुरल लॉग के, सीधी सी बात है, इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, नेचुरल लॉग ए EA बाय RT, एंटी लॉग कैंसिल हो गया। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर दिया 2.303, ये नेचुरल लॉग को फिर से लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303 log A माइनस EA बाय RT। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है। अब एक चीज पूछूं, यहां पर हमने 2 बार 2.303 लगाया, वहां पिछले केस में तो एक ही बार लगाया था, क्या चक्कर है, क्या डिफरेंस है दोनों? तो उसमें हमने लिया हुआ था ना K2/K1, तो वो एक ही ln था ना, तो इसलिए एक ही बार 2.303 आया। ए से ए कट गया था, माइनस किया था, यस समझे? सर। ये देखो, यहां पर हमने माइनस किया था, इधर गया हो, यहां पर हमने माइनस किया था, तो नेचुरल लॉग को जब माइनस करेंगे, नेचुरल लॉग ए तो कट ही गया था ना, वो बचा ही नहीं, ठीक है, तो हमने लिया ही नहीं, देखो सीधा ही माइनस कर दिया इसको। क्लियर है? यस सर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये कट गया था, इसलिए ये नहीं आया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ नेचुरल लॉग ये आ गया EA बाय RT। अब आगे देखो, नेचुरल लॉग के, अब हमारे पास लॉग के को वैल्यू लेनी थी, तो 2.303 नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो वो क्या होगा, EA बाय RT के नीचे जाएगा माइनस वाले के 2.303, और इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा, ओनली लॉग ए बचेगा, ओनली लॉग ए। तो अब हमें क्या करना था, लॉग के वर्सेस 1/t, तो ये 1/t तो ऑलरेडी आपके पास में, तो यानी अब हम, ये हो गया हमारा y, ठीक है, ये हो गया हमारा x 1/t x, और बाकी का बचा हुआ नेगेटिव EA 2.303R, ये पूरा का पूरा हो गया m, ठीक है, और log a क्या हो गया, c हो गया, y इंटरसेप्ट कांस्टेंट, दैट्स इट। तो अब देखिए, log के ये y के ऊपर आएगा और डिपेंडेंट एक्सिस, और इंडिपेंडेंट एक्सिस क्या आएगी, x एक्सिस इंडिपेंडेंट है, तो इस पे 1/t आएगा, ठीक है। तो y और log के वर्सेस 1/t, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्लोप आ गया नेगेटिव EA बाय 2.303, और log a इंटरसेप्ट है और माइनस में है स्लोप, इसलिए ग्राफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब भाई कैटलिस्ट क्या काम करता है, ठीक है, कैटलिस्ट एक्चुअल में कुछ भी नहीं करता, कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा देता है। मतलब वो ऐसे कैसे घटाता है, वो पाथ बदल देता है, रास्ता बदल दिया। आपको मान लो कि दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, ठीक है, आप दिल्ली से मुंबई बाय रोड जाते हो, तो आपको पता है रोड एकदम सीधा नहीं है, कभी ऐसे मुड़ रहा है, कभी ऐसे मुड़ रहा है, कम से कम भी 50 से 100 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा रोड पे चलना पड़ेगा। क्लियर है? 100 से ज्यादा भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको कहूं कि एरोप्लेन से चलो, तो भले ही हम एरोप्लेन की स्पीड और गाड़ी की स्पीड बराबर रखें, भले ही, लेकिन एरोप्लेन से आप जल्दी पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इज लेसर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए रोडवेज। जो रोड के रास्ते से हम जाएंगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि सड़क सीधी नहीं है, सड़क ही बदल दी, रास्ता ही बदल दिया। क्लियर हुआ? तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, रास्ता बदल देता है, रास्ता बदलने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो जाती है, अब मॉलिक्यूल आसानी से बन सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी डाउन होगी तो क्या होगा भाई, मैंने बोला था कि अगर टेम्परेचर हाई कर दो, अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हो तो ज्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करेंगे, ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का जो वो है वो बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट जो एक्टिवेटेड एनर्जी के ऊपर रिएक्टेंट है उनका अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देते हो, टेम्परेचर उतना ही रखो, तब भी तो तब भी रेट बढ़ जाएगा, तब भी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई, उनको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, जिनको पहले नहीं मिल रही थी। अब एक्टिवेशन एनर्जी डाउन आ गई, पाथ बढ़ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर से बढ़ जाएगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट जो है वो बढ़ा देता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, बता देता हूँ। एक को पॉइजन भी बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो एक और चीज बता देता हूँ नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या होती है, पॉइजन होती है। यस सर। साइनाइड भी पॉइजन होता है, साइनाइड का नाम तो बहुत सुना होगा, है ना। ये दोनों कैटलिस्ट के लिए भी पॉइजन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड दोनों कैटलिस्ट के लिए पॉइजन है। आप सिंपल यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पॉइजन का काम करती है पता है आपको,
कहते हैं रात सर को वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, इससे ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाता है हमारे बॉडीज को। हाँ, वो एक्चुअल में कैसे काम करती है कि जब आप रात को अंगीठी जला के सोते हो सर्दियों में, ठीक है, तो क्या होता है, रूम बंद कर लेते हो, रूम बंद करने से बाहर की हवा तो आ नहीं सकती, आप भी सांस ले रहे हो और अंगीठी को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन रूम में घट जाती है। लेस ऑक्सीजन पर अगर आप कंबशन कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, फिर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम वैसे भी सांस में अंदर भी ले जाते हैं, बाहर भी ले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं देगी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में एक बार अंदर चली गई, तो जिस भी ब्लड के साथ वो बॉन्ड बनाएगी, पक्के वाला बॉन्ड बनाती है वो, पक्के वाला, टूटेगा नहीं वो। तो वो जिस ब्लड के मॉलिक्यूल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर जहां चिपक गई, वहां वो हटेगी तो नहीं। तो हमारा ब्लड क्या है, सर्कुलेट होता है हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी को ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है, उसके बाद में वापस आ जाता है लंग्स में ऑक्सीजन फिर से लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। लेकिन यहां पर बैठ गई अब कार्बन मोनोऑक्साइड, अब वो पूरे बॉडी में चक्कर काट आया वो ब्लड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सचेंज नहीं हुई ऑक्सीजन के साथ में या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो अब छोड़ेगा नहीं उसको। वापस लंग में आया ब्लड, अब लंग्स में आया, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड से पहले से जुड़ी हुई है, तो अब ऑक्सीजन उसको एक्सचेंज नहीं कर सकती, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सचेंज नहीं कर सकती। मतलब हमने ऑक्सीजन ली लेकिन वो एक्सचेंज नहीं हो रही, वो तो कह रहा मैं तो जुड़ गया, अब मैं नहीं छोड़ने वाला इसे, मरना ही पड़ेगा रेड ब्लड सेल को, तभी पीछा छूटेगा, वरना वो नहीं छोड़ेगी। और ऐसे धीरे धीरे हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एकदम सारी की सारी ऑक्सीजन तो खत्म हुई नहीं है, वो भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट भी है, बढ़ रहा है वो लगातार। तो धीरे धीरे हम इनहेल करते रहते हैं, जो जुड़ गई वो बाहर नहीं आती, जो बाहर ही नहीं आएगी, ब्लड में जुड़ी रहेगी, हमें सांस लेने में होगी दिक्कत। तो मसल्स की पावर कम हो जाएगी, लंग्स की पावर भी घट जाएगी, लंग्स भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं, दिल भी ऐसे फड़फड़ाता रहता है, मसल्स ही है वो। तो अगर उनकी पावर कम हो गई, हम सो रहे हैं, याद रखना, और कमाल ये कि स्लो पॉइजन की तरह काम करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे सोते टाइम हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा सांस ऐसे करके सांस फूल जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगेगा कि सांस फूल गया। देन व्हाट, जब आपकी नींद खुलेगी ना, तब तक आपके हाथ पैर और आपकी जुबान भी मसल होती है, आपकी जुबान भी मसल है, वो भी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि आप उसे उठा ही नहीं पाओगे, उसमें ऑक्सीजन रही नहीं, ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं बची, इतना कम होगी कि आप बोल भी नहीं पा रहे, आपकी आंखें खुल गई, आपका दिल मचला रहा है, सांस नहीं आ रहा आपको, लेकिन आप किसी को आवाज नहीं दे सकते, आवाज ही नहीं निकल रही गले से, और इस तरह से बंदा आराम से पड़ा का पड़ा ही रह जाता है, लास्ट में डेथ। समझ में आ गया? कुछ लोग बच जाते हैं, जैसे हीट वो होता है ना, गैस गीजर होता है, बाथरूम बंद करके जनरली लोग नहाते हैं, अंदर गैस गीजर लगा होता है, तो गैस गीजर में भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, बाथरूम तो छोटा सा होता है, रूम में फिर भी थोड़ा खतरा कम होता है, लेकिन रूम में भी वो खतरा उतना ही रहता है। तो इस वजह से भी कुछ लोग कहते हैं गैस चढ़ी, गैस वो कार्बन मोनोऑक्साइड चढ़ती है, एलपीजी सिलेंडर से जो चलने वाला गैस गीजर है वो नहीं, उसका रीजन वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब उसमें आग लगती है ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। वहां पर भी जनरली हमने देखा हमारे सांस फूल जाते हैं, ठीक है, जो भी लोग बेहोश होते हैं बाथरूम में और दरवाजा बंद करके नहाते हैं, जनरली ये जो है मतलब आपने कई केस आपके आसपास भी सुने होंगे। तो उससे क्या होता है कि वो बंदा वहीं का वहीं रह जाता है, अंदर कुंडी लगा रखी है उसने, बस कहानी खत्म। किसी दूसरे को याद आता है अरे कोई बंदा अंदर गया था इतनी देर होगी, तो दरवाजा वरजा तोड़ के वो बच जाते हैं फिर भी, क्योंकि थोड़ा बहुत उनमें जान रह जाती है, थोड़ा बहुत उनका जो ब्लड है वो बच जाता है, जिसने कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं पकड़ा। बट जो बंदा रात को सो रहा है वो तो सुबह ही उठेगा, उसको कौन डिस्टर्ब करेगा कि बंदा बाहर नहीं आया, रात को कौन है भाई, सब अपना अपना सो रहे हैं। तो जिसने रूम में ऐसा कर लिया तो वो तो फिर सुबह तक तो डेथ है। बट हाँ, बाथरूम में कोई गया तो हमें पता होता है फैमिली मेंबर्स को कि बंदा बाथरूम में तो और अभी तक नहीं आया, क्या बात भाई, वो आवाज वगैरह लगाते हैं, नहीं आ रही है तो फिर दरवाजा तोड़ देते हैं, वहां बचने के चांसेस होते हैं, अगर कोई अवेयर है तो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में। इसका तरीका क्या है, ऊपर रोशनदान होता है बाथरूम में, रोशनदान पे शीशा लगा होता है, उस शीशे को तोड़ दो, उसमें सिर्फ जाली लगाओ लोहे वाली या स्टील वाली, बस रोशनदान, इतना काफी है, तो फिर गैस नहीं बनेगी। या फिर गैस गीजर को बाहर लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई कैटलिस्ट का इफेक्ट अब कैसे करता है, तो आपको पॉइजन पता लग गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐसा कर सकता है। ए बी दो चीजें हैं, सी है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले इस बॉन्ड को वीक कर देगा, ए और बी के बॉन्ड को वीक कर देगा और खुद के साथ बना लेगा। पहले हमें क्या करना पड़ा था, इन्हें सिर्फ हीट देके अगर मैं इसको गर्म करूं, सोचो हीट देके इन दोनों के बॉन्ड को वीक कर रहा हूं, तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, सी आ गया जो कि कैटलिस्ट है, और मैं इसको बिना हीट दिए इन दोनों का बॉन्ड जो है इसने खुद बॉन्ड बना लिया। उसके बाद क्या होता है, जब ए और बी का बॉन्ड जो है वो बन जाता है,
ये वीक बनता है शुरू में, ठीक है, ये वीक बना, लेकिन जब वो पक्का हो जाता है सी इसको छोड़ के चला जाता है। कैटलिस्ट रीजनरेट, कैटलिस्ट फिर से जनरेट हो जाता है, कैटलिस्ट खराब नहीं होता रिएक्शन में, ठीक है। वैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट की रीजनरेशन की भी पावर होती है और वो भी खराब हो जाता है कुछ टाइम के बाद में, थोड़ा बहुत रीजनरेट 100% नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए 100% है, बात ही खत्म है। तो ए और बी बन गए पक्के, तो कैटलिस्ट ने क्या काम किया भाई, इनके बीच बॉन्ड को वीक बॉन्ड पहले से बीच में बना दिया, जो कि पहले मुझे एनर्जी देके बनाना पड़ रहा था। तो यहाँ देखिए क्या है, अब ये भी एक ग्राफ बना हुआ है, ये ब्लू कलर से आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। चलो मैं इसको ग्राफ को बनाता हूँ, रेड पेन से बना देते हैं, है ना। देखिए जरा, यहां पर सीधा सीधा है हमारे पास, इस एनर्जी के ऊपर रिएक्टेंट है, सपोज दैट यहां पर रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी ये और ये बन गए प्रोडक्ट। जैसे ही हमारे पास कैटलिस्ट आया, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी कर दी डाउन और ये बन गए प्रोडक्ट। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो ये तो थी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ई ए विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। और यहां पर जो है ये है ई ए विद कैटलिस्ट। समझ में आ गया, कैटलिस्ट एनर्जी को सिर्फ डाउन कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, दैट इज इट। समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। बस इतना ही काम करता है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला एक ग्राफ दिखा रखा है इन्होंने, सीधा सीधा, दैट्स नथिंग स्पेशल इन इट। अब कैटलिस्ट क्या, देखो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है। इसके अलावा क्या कैटलिस्ट जो इससे रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाता है ना, इसके अलावा क्या कैटलिस्ट कुछ और काम कर सकता है, समथिंग मोर? अब आप लोग ये थ्योरी में कई बार कैटलिस्ट के काफी सारे पॉइंट्स पढ़ोगे, कैटलिस्ट ये कर सकता है, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा। क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करेगा? यस सर, टाइम कम कर देता है। टाइम कम कर देगा, बट क्या इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट नहीं की सर, रिएक्शन? नहीं सर, नहीं, परसेंटेज को चेंज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम मान लो कि एक तरफ 40% रिएक्टेंट रहते हैं, 60% प्रोडक्ट बन गए, तो 40-60 ही रहेगा, बस वो चेंज करेगा तो किसको, टाइम को। जल्दी अटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं डालता, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, दैट इज कैटलिस्ट। क्लियर है बेटा सभी को? सर वैसे हम पता कैसे चलता है कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा कैटलिस्ट लगाना है? रट्टा मारना पड़ता है, बहुत जबरदस्त वाला। एक सिंपल चीज बताता हूँ, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। यस सर। कैसे पता लगा? रट्टा मारा ना। सोचो, क्या क्रैमिंग के अलावा कोई लॉजिक बनता है? चलो अगर मैं मान भी लूं कि आपको बड़ा अच्छे से आता है, भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये वो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ मान लेते हैं, H2O आपको पता है। अब मैंने इसमें एक और ऑक्सीजन डाल दिया, एक और ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टीज मैं रिटर्न में बता दूंगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी बता दूंगा। हाइड्रोजन का पूरा लेसन आपको दे देता हूँ, बुक है मेरे पास, पूरा लेसन सिर्फ उसमें पूरी हाइड्रोजन भरी पड़ी है। ऑक्सीजन का एक पूरा चैप्टर दे देता हूँ आपको, दोनों पढ़ा देता हूँ, कहता हूँ ये बुक है आपके पास में सामने। वाटर की प्रॉपर्टी सारी पढ़ लो, सब कुछ रिएक्शन विएक्शन सब कर लो। उसके बाद मैं बोलता हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद, दोनों एटम्स पर बड़े लेवल पर रिसर्च करने के बाद, H2O2 की प्रॉपर्टी बता सकते हो? H2O2 सर वो ब्लीचिंग पाउडर की तरह, मतलब ब्लीच करने के लिए यूज होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, याद की है, एक ऑक्सीजन ज्यादा आने से उसकी ये प्रॉपर्टी बदल गई, क्या लॉजिक पड़ा है इसका ऐसा कुछ? नहीं सर। याद की है ना? चलो ब्लीचिंग वाली प्रॉपर्टी आपने बता दी, मैंने मान ली। उसके अलावा H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यस सर। दोनों काम करता है। वाटर क्या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग में से कोई भी काम करता है? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग की तरह काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन H2O2 दोनों की तरह काम करता है, दोनों की प्रॉपर्टियां मान लिया। बट वाटर जो है उसमें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला काम ही नहीं है ना। तो वाटर में क्यों नहीं है? उसमें 2 हाइड्रोजन है, चलो ऑक्सीजन 1 है, उसमें कम है, हाइड्रोजन 2 है, तो रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट तो हो सकता है, बट वो नहीं है। प्रॉपर्टीज ऐसा क्यों बदलती हैं एक एटम के? चलो उसको भी छोड़ो, ये तो थोड़ा बड़े लेवल की बात होगी। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है, हीलियम में 2 होते हैं, सिर्फ 1 प्रोटॉन ही बदला ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। चलो ये मान लिया कि 2 न्यूट्रॉन तो कोई काम ही नहीं करते, प्रॉपर्टी तो प्रोटॉन पे डिपेंड करती है। 1 प्रोटॉन बदलने से सारी प्रॉपर्टी कैसे बदल गई? चलो मान लिया कि प्रॉपर्टी बदल गई, अब मैंने 1 और प्रोटॉन बढ़ा दिया, लिथियम 1 और एक्स्ट्रा किया ना। अब आप बता सकते हो लिथियम की प्रॉपर्टी क्या है?
सिर्फ एक प्रोटॉन बढ़ाने से उसमें क्यों फर्क पड़ा, वो भी याद करनी पड़ती है। लॉजिक नहीं है हमारे पास कि एक प्रोटॉन से ये इतनी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। अगर ऐसा होता, और सोचो अगर हमारे पास ऐसा लॉजिक आ जाए कि एक प्रोटॉन को बढ़ाने पर प्रॉपर्टी ऐसे बदलती है, ये बड़े लेवल का रिसर्च का काम है, सोच लेना, एक प्रोटॉन बढ़ाने पर ऐसे प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो सोचो फिर मेरे को कोई एटम याद करने की जरूरत ही नहीं है। सारे एटम याद है मुझे, एक फॉर्मूला है उसमें पुट करो, प्रोटॉन इतने हैं, निकाल दो प्रॉपर्टीज, ये करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, यूं करेगा, मुंह करेगा, है ना। बट Yes, नहीं है sir. लॉजिक, बट नहीं है हमारे पास लॉजिक। मतलब केमिस्ट्री में अथाह संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी रिसर्च की। अगर ये एक छोटी सी बात पता लग जाए ना, मैं बहुत सालों से इस पे मत्था मार रहा हूँ कि भाई प्रोटॉन की वजह से प्रॉपर्टियां कैसे बदलती हैं, लेकिन बाद में जब मेरे को समझ में आया कि इसमें न्यूक्लियर साइंस आ जाती है, प्रोटॉन अकेला नहीं होता, 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन के अंदर, मीजोन भी होते हैं और क्वार्क भी होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, न्यूट्रिनो और पता नहीं क्या क्या अड़ंगा होता है, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो वो सब होते हैं, वो फिजिक्स में आता है एक्चुअल में, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है वो सब होते हैं, 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। जब मैंने ये पढ़ा, केमिस्ट्री में ही पढ़ा था ये तो, लेकिन सब पार्टिकल के नाम नहीं पता मुझे, ठीक है। तो कुछ एक के पता थे हल्के फुल्के, अब वो धुंधले हो चुके हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिजिक्स में डिटेल में आता है। जब मैंने वो पढ़ा तब समझ में आया कि प्रोटॉन अकेला काम नहीं करता, बहुत सारी और भी चीजें काम करती हैं साथ में। तो यानी इसको ढूंढना, इसका फॉर्मूला बनाना इतना आसान नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए और हम एक प्रोटॉन की प्रॉपर्टी से मतलब पूरी केमिस्ट्री बदल देंगे हम, नोबेल अपना है, याद रख लेना। एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, और एक चीज बताता हूँ इससे लिंक रखती हुई, जो साइज होता है ना, साइज, अगर दो एटम्स का साइज बराबर है, भले ही उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, जब अलग होंगे तभी तो एटम अलग होंगे, वरना तो सेम ही हो जाएंगे। प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम है तो एटम सेम है, याद रख लेना, पता भी होगा आप सबको। Yes, अगर sir. वन प्रोटॉन हाइड्रोजन है तो मतलब वन वाले सारे हाइड्रोजन है, जब ड्यूटेरियम में ट्रिटियम में है तो हाइड्रोजन ही, प्रॉपर्टी सारी हाइड्रोजन की दिखाएगा, बस वो हैवी हो जाएगा, बस इतना बात है। तो यहाँ पर क्या है, अगर साइज सेम है ना, नॉट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, साइज, कई बार बड़े न्यूक्लियस वाले एटम छोटे होते हैं साइज में, साइज अगर सेम है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी कुछ हद तक सिमिलर होगी। सेम हो जाती हैं। ये भी एक बड़ा लॉजिक है। अब मुझे इसका भी आज तक समझ में नहीं कि ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक भी अगर समझ में आए, इसका भी कुछ कारण पता लगे, तो ये भी एक नोबेल प्राइज विनिंग क्वेश्चन है। समझ गए बेटा। तो यानी केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद ही रखनी पड़ती हैं। अब आपको पता लग गया होगा कौन सा कैटलिस्ट कहाँ से आया, पता लग गया कहाँ से आया कैटलिस्ट, हो गया याद। Yes, sir. ये एक्सपेरिमेंट बार बार कर करके हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसमें ये डलेगा तो ये हो जाएगा। जैसे खाना बनाते हैं हम, है ना, हमें क्या पता था कि पहले आटे को पीसा जाएगा, फिर क्या पता था कि बाद में उसको मतलब गीला करेंगे, फिर उसको बेलेंगे, फिर उसको सेकेंगे, तब रोटी बनेगी। कहाँ लिखा था भाई? है ना। तो मतलब वो रट्टा मारा हमने, कैसे सीखा, बाय चांस कई बार पता लग जाता है, तुक्के से पता लग जाता है, गलती से कोई एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बहुत सारी डिस्कवरियां ऐसे हुई है मटेरियल्स की कि कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ और ही बन गया। ये जो सिंथेटिक रबड़ बना ना, जिसके टायर बनते हैं ब्लैक कलर वाला, सल्फर, ये गलती से नेचुरल रबड़ में सल्फर डल गया किसी साइंटिस्ट से, गलती से डल गया सल्फर, बनते डलते ही और वो बन गया सिंथेटिक। उसने उसकी प्रॉपर्टियां चेक करी, वो कहता ले भाई रे, मेरे तो मजे हो गए, नोबेल ले गया बंदा। समझ गए, गलती से। तो क्या पता हमें भी कुछ गलती से मिल जाए, इसलिए कहते हैं बहुत सारी चीजें फैक्टर करती हैं। यस, क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो अब देखो भाई, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वैसे मैंने इसको पहले डिस्कस कर लिया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट टाइम, और इट इज नॉर्मली, ये लिखा भी हो 10⁻25। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, ध्यान रख लेना, इसके ऊपर जो पूछना चाहो पूछ सकते हो, उसके बाद मैं पूछूंगा। 10⁻25 से 10⁻28 होती है नॉर्मली कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। मतलब एक सेकंड में 10⁻25 मॉलिक्यूल्स के पेयर, बाइनरी कोलिजन, मतलब इतनी बार भिड़ जाते हैं वो, 10 के पीछे 25 जीरो, 1 के पीछे 25 जीरो, ठीक है, इतनी बार भिड़ जाते हैं वो, या 28 जीरो, 25 से 28 के बीच में। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो मैं आप क्वेश्चन पूछ सकता हूं, या आपको कुछ पूछना तो पूछो। अब मैं ये बताऊंगा, यहां से एक चीज सीखने को मिलेगी कि माइंड में कनेक्शंस कैसे बनते हैं, हाउ माइंड मेक देयर कनेक्शंस, एक्सपीरियंस से कैसे कनेक्शन बनते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इसको किसी दूसरी चीज से रिलेट करो, तब आपको शायद कुछ क्वेश्चन अपीयर हो जाए आपके दिमाग में। सोचो, कुछ आ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन?
ये 10^25 10^28 को रिलेट करो किसी चीज से, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है कोलिजन। यस, किसी को आया समझ में? या मैं पूछूं अब क्वेश्चन? पूछूं बेटा? यस सर। चलो ठीक है, तो देखिए जरा, यहां से ना मैं आपको एक रिलेट करके दिखा रहा हूं। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतना चलती है ये, क्लियर है? इनका कोलिजन इतना, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल का नहीं है, हमें भी पता, आई एम वेरी क्वाइट क्लियर अबाउट दिस कि ये एक मॉलिक्यूल है ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो इतना कोलिजन कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोटॉन, मैंने शायद ही आपको बता रखा है, मुझे कंफर्म नहीं है, प्रोटॉन के अंदर एक मीजोन पार्टिकल होता है, मीजोन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। जब ये उसमें मिक्स हो जाता है तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन बन जाता है, क्लियर है? और न्यूट्रॉन में से जब न्यूट्रॉन टूटता है दो हिस्सों में, तो वो मीजोन प्लस प्रोटॉन में टूटता है, मतलब न्यूट्रॉन पर चार्ज 0, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है मीजोन पर। यस, क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किस स्पीड से चेंज हो रहा है। ये इसकी स्पीड 10⁻30 या 30 से 35 के बीच में ऐसी कुछ होती है सर पर आपने सेकंड। बताया था ये। बताया था ना? यस सर, बताया था। पर सेकंड की पावर है। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये उससे ज्यादा स्पीड से चल रहा है। ध्यान आया आपको ये बात? अजीब सर बात। लेकिन ये तो एक तरह से रिएक्शन का रेट है ना, और वो तो डिस्टेंस के लिए स्पीड है। तो एक सेकंड में इतनी बार चेंज हो रहा है 10⁸ से भी ज्यादा, तो ये भी तो इधर उधर जा ही रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन है, मान लिया रेट ऑफ रिएक्शन लाइट से भी ज्यादा स्पीड से चल रही है। बोलो, एक सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन लाइट से ज्यादा स्पीड से चल रही है, और लाइट से ज्यादा तेज कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो बट ये इतने डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा ना। एक सेकंड में डिस्टेंस कवर, अब मुझे ये नहीं पता डिस्टेंस इसका कितना होता है, हो सकता है कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, लेकिन इसकी स्पीड देखो ना, एक सेकंड में ये इतनी बार चेंज हो रहा है। तो मतलब अगर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चल रहा है, तो ये पार्टिकल, मुझे लगता है कि एक सेकंड में लेफ्ट राइट के हिसाब से इसका इतनी बार अगर ये इधर से उधर गया, हल्का सा भी जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद इससे भी ज्यादा तेज हो जाए। हो सकता है ना? अब मुझे यस सर। एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये चीजें रिलेट कर रहा हूं मैं बस, ठीक है, कि अगर ऐसा सच में हो गया तो ये तो कुछ कहानी पलट जाएगी और ये उस रूल को भी वायलेट कर देगा, बट शायद ऐसा होता नहीं है। बट ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि यार इतना कैसे हो सकता है कोलिजन, है ना? कोलिजन, और उसके बाद एक्सचेंज रेट भी तो उसका इतना नहीं होना चाहिए ना किसी चीज का। तो ऐसे करके माइंड ना नए नए क्वेश्चंस पूछता है जब हम दो तीन चीजों को रिलेट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, कि जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो पता नहीं किस चीज में कौन सा क्वेश्चन कहां पर आप घुसा सकते हो, ठीक है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट को भी अगर अंदर घुसाएं और उनको कैलकुलेट करें और उसको चेक करें, फिर फैक्ट चेक करें कि क्या ये सच में इतना कैलकुलेट होता है, ठीक है, फिर फोटोन का इससे रिलेशन निकालें, तो एक्चुअल में अगर सही देखोगे, साइंटिस्ट ने कुछ पार्टिकल बनाए जिनकी स्पीड लाइट से ज्यादा, बेटा बिल्कुल है, मुझे पता है, यही मैं बोलना चाहता था। तो रिलेट करो, म्यूजोन पार्टिकल क्या होता है? फोटोन जैसा ही होता है म्यूजोन पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत छोटा है, फोटोन जैसा ही, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बराबर हो सकती है। लेकिन आजकल साइंटिस्ट कह रहे हैं कुछ पार्टिकल बनाए नहीं है, उन्होंने देखा है कि कुछ पार्टिकल की स्पीड जो है वो लाइट से ज्यादा है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग में दुनिया फैल रही है, यूनिवर्स की स्पीड जो है ना वो पर सेकंड में फैलने की कितनी है पता है? वो भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा है पर सेकंड में, उससे भी ज्यादा है, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत सुना है, पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है भाई डाटा, लेकिन फिजिक्स का मैटर है ये, ठीक है? कभी बचपन में मत्था मारा करता था बहुत साल पहले इन चीजों पे, फिजिक्स पे, अब वो टोटल कंसंट्रेशन ना केमिस्ट्री पे हो चुकी है, तो डाटा मेरा थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है कि मुझे याद नहीं है कुछ चीजें, है ना? लेकिन कुछ कुछ थ्योरेटिकल पता है। तो सोचिए, मैंने ये सुना है, पढ़ा है जहां पर भी, कि 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा स्पीड तो हमारी अर्थ भाग रही है, बहुत दूर, सेंटर से दूर जा रही है, सारी चीजें दूर जा रही हैं, और ये लोग कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास ज्यादा है तो उसकी स्पीड अगर बढ़ाते जाओगे तो उसका जो मोमेंटम है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो उसका मास बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट मास हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर, ये थ्योरी कहती है।
इनफाइनाइट मास हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर, इसलिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं, और इनफाइनाइट मास को आपको एक्सेलरेट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी। समझ गए? अब ये क्या कहानी है मुझे नहीं पता, इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है, वो आप लोग ढूंढ लेना क्या, ठीक है, फिजिक्स में मत्था मारिएगा इसका। आगे आता है लास्ट पेज है बेटा इसका, ये सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ठीक है चलो। सर किसी बुक में पढ़ा था कि अगर हम लाइट की स्पीड से ज्यादा चलते हैं तो हम यूनिवर्स के बाहर देख सकते हैं। अरे नहीं देख सकते यूनिवर्स के बाहर, तब भी नहीं, यूनिवर्स के बाहर पहुंचोगे ही नहीं। ये साइंटिस्ट पता नहीं कैसे गैलेक्सी, मिल्की वे की गैलेक्सी है उसकी उसकी फोटो बना रहे हैं ऐसी होती है, ब्लैक होल की फोटो बना रहे हैं ऐसी होती है, अंदाजों पर है सब कुछ। एक अंदाजे का ना कितना गलत अंदाजा हो सकता है, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सब अंदाजों पे चल रहा है कि ये हमने ये नाप लिया, हमने लाइट कैप्चर कर ली, उससे ये बना लिया, उस लाइट से ऐसा स्ट्रक्चर बनना था, ऐसा होता, वो होता। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मेरा। आप सिंपली बायो आप लोगों ने भी 10 तक पढ़ी है ना सबने, है ना? यस सर। तो उसमें आपने देखा होगा कि खाना जो हम खाते हैं वो कौन लेके जाता है? ब्लड एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन के अंदर। यस यस सर। खाना ब्लड एब्जॉर्ब करता है। अब एक चीज देखिए, ब्लड एब्जॉर्ब करता है और ब्लड ही पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा। अब रेड ब्लड सेल ही एब्जॉर्ब करेगी या कोई और एब्जॉर्ब करेगा, जो भी करेगा। अब उसके बाद में ना जो क्या बोलते हैं, सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन भी कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लड ही करता है, लंग्स में आता है। क्लियर है? यस सर। तो दोनों काम ब्लड कर रहा है, तो मैंने इसको मिसमैच कर दिया कि मैंने कहा कि ब्लड जो है वो खाना लेके जाता है, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल ही ऑक्सीजन लेके जाती है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। अब इस एविडेंस को सपोर्ट कौन कर रहा था मेरी बात को? रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सभी सेल्स में न्यूक्लियस होता है, और इसकी वजह से रेड ब्लड सेल 121 डेज के बाद, इतने दिनों के बाद मर जाती है। ठीक है, इतने दिनों के बाद डेड हो जाती है, और फिर ये जाती है स्प्लीन में। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन वो पार्ट है हमारी बॉडी का जिसको मोर्ग्यू हाउस ऑफ रेड ब्लड सेल कहते हैं, कि मरी हुई रेड ब्लड स्प्लीन सेल में जाती है। स्प्लीन में जाती है, एक ऑर्गन होता है हमारे स्टमक के नीचे, स्प्लीन, ठीक है। और रेड कलर का होता है, काफी एनर्जी होती है उसमें, लोग खाते हैं उसको, जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, जो क्या बोलते हैं, नॉन वेज खाते हैं जो लोग, ठीक है। तो वो स्प्लीन काफी एनर्जेटिक माना जाता है क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल जाती है किसी भी एनिमल की। अब ये रेड ब्लड सेल स्प्लीन से वापस रीडिफाइन होकर, रिफ्रेश होकर वापस बॉडी में आ जाती है, वरना तो हमारी बॉडी में आयरन और खून की कमी रहेगी 121 दिन बाद। आज जो सेल बनी है, हर रोज हमारी सेल बॉडी में नई सेल रेड ब्लड सेल बनती है, आज जो बनी है 121 दिन बाद मर जाएगी और वो स्प्लीन में जाएगी, वो वापस रिफ्रेश होकर वापस आ जाएगी, ठीक है। टोटल 6 लीटर खून होता है और 6 लीटर में रेड ब्लड सेल कितनी होती है वो भी अलग काउंट है। तो रेड ब्लड में न्यूक्लियस नहीं होता ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके, उन्हें खाली जगह चाहिए। क्लियर है? तो ये सपोर्ट करता है मेरे एविडेंस को कि ये खाली होती है, यही खाना लेके जाती है और यही ऑक्सीजन लेके जाती है। तो इसमें ये बात तो सही है कि ऑक्सीजन लेके जाती है, बट ये खाना नहीं लेके जाती, ये गलत बात है। जबकि हमें पता है खाना ब्लड ही लेके जाता है, बट रेड ब्लड सेल नहीं लेके जाती। तो कौन लेके जाता है? ब्लड जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, उसके अलावा प्रोटीन्स, विटामिन। प्रोटीन विटामिन कहां से आए? अरे इसमें पहले से खाना घुला हुआ होता है, प्रोटीन विटामिन। मतलब ब्लड में रेड ब्लड सेल सिर्फ ऑक्सीजन उठाएगी, और जो प्रोटीन विटामिन है वो सारे लिक्विड फॉर्म में ब्लड के साथ साथ घूमते रहते हैं पूरी बॉडी में, और जहां चाहिए होते हैं वहां पे फैल जाते हैं। जैसे ना रायता फैला दिया, ये रायते की तरह फैल जाते हैं पूरी बॉडी में प्रोटीन विटामिन, ठीक है। और बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर सेल हर जगह पे जाते हैं, लेके तो ब्लड ही जाता, बट रेड ब्लड सेल नहीं लेके जाता। अब मैंने इसको मिसमैच कर दिया था, रेड ब्लड सेल कह दिया था। मेरे एक प्रोफेसर थे, मैं जूलॉजी की क्लास पढ़ रहा था, तो मैंने उसको मिसमैच कर दिया। तो मेरे उस सर ने कहा, कहता तू गधा है। मैंने कहा सर कैसे? कहता तू दोनों को मिक्स कर रहा है। सोचो, अंदाजा था, गलत नहीं था, बट पढ़ा हुआ नहीं था, मिसमैच हो गया। अब साइंटिस्टों को तो देखा ही नहीं है कुछ उन्होंने, तो वो सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। तो कितना बड़ा मिसमैच हो सकता है ना? यस सर। सारी थ्योरियां गलत हो सकती हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा गलत है, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, आप इसको नेगेटिव मत लेना, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि थ्योरियां गलत हो सकती हैं, शायद सच्चाई कुछ और ही निकले, कुछ और ही, जब हमें पता लगे। तो साइंस अभी ना अपनी डेवलपिंग एज में है, बहुत सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं है। जिस बंदे को ये नहीं पता साइंटिस्टों को आज तक कि केमिस्ट्री में एक प्रोटॉन बदलने से क्या हो सकता है, वो बंदा क्या बताएगा यूनिवर्स के बारे में जो चीज देखी नहीं है? ना प्रोटॉन देखा, ना न्यूट्रॉन देखा, ना इलेक्ट्रॉन, अंदर नहीं घुस सके, और वो हमारी बॉडी उसी से बनी है लेकिन नहीं बता सकते। तो हमारी बॉडी से बाहर जहां हमारी औकात ही नहीं है जाने की, जहां हम पहुंच ही नहीं सकते, उनके बारे में अंदाजा लगा लगा साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं, है ना? तो इसलिए बहुत कुछ मिसमैच हो सकता है, बहुत कुछ मिस्ट्री है,
केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, एवरी साइंस इज मिस्ट्री एक्चुअली। हम इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है बेटा अभी, याद रख लेना। कहीं अगर आपको कोई कहे कि हमने सब कुछ ढूंढ लिया तो वो गलत कह रहा है। अब देखो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, dx by dt होता है, ये क्लियर है ना। Yes, और sir. इसी को हमने लिखा जेड ए बी इंटू एफ। ए बी क्या है, ए और बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो ए बी जेड। अब यहाँ पर क्या है, ये कोलिजन है पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वही कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको हमने पहले नाम दिया था ए, अभी उसको नाम दे दिया जेड। क्लियर है, तो जेड और एफ क्या है यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका कोलिजन इफेक्टिव होता है। इसका मतलब मैं आपको सीधा बता देता हूं कि रेट जो था वो हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते थे, अभी एक और मेथड आ गया, जेड ए इंटू बी। इसका मतलब ए और बी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, ये तो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ जो है वो क्या है, वो है इफेक्टिव कोलिजन। एफ इफेक्टिव कोलिजन, ये समझ में आया भाई? यस सर, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब समझ में आया किसी को? यस सर। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है कि मान लो कि कोलिजन तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक्टिवेशन एनर्जी से नीचे भी तो मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे थे ना। एक्टिवेशन एनर्जी पर जब टक्कर मारेंगे तभी वो आपस में जुड़ जाएंगे और अलग नहीं होंगे, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी से पहले जो टक्कर मार रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, वो वापस चले जाते हैं। रिपल्शंस बताया था ना मैंने कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब उस लेवल पर फुल वाली टक्कर मारेंगे तभी नए मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक ए रिएक्शन हेल्ड, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी से नीचे अगर टक्कर लग रही है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, हो सकता है 1/5 इफेक्टिव कोलिजन हो, मतलब 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 20 ही मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी मैच कर रही है, बाकी की 80 की नहीं कर रही। टेम्परेचर बढ़ाओगे 10 डिग्री क्या होगा, 20 की और कर जाएगी, डबल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया टेम्परेचर? यस सर। है ना, तो ये ऐसे काम करता है। तो भाई यानी कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए और ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं। एक सेकंड में कोलिजन तो मान लो 100 हो रहे हैं, लेकिन 100 में से 1/5 कोलिजन है जो इफेक्टिव है, तो टोटल यानी कि सिर्फ 20 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, यही बन गया रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन बन गया। अब यहाँ पर उसने जो बोला ना एफ, जो उसने इफेक्टिव कोलिजन बोला, तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए यहाँ हम उसकी जगह पर एक और चीज लिख सकते हैं, यानी ये जो है एफ जो है वो एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ही होएगा। तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं एंटी लॉग नेगेटिव EA बाय RT, यानी यहाँ जो एफ है वो एक्चुअल में यही है। ये समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एफ अगर यही है, सेम टू सेम चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब एफ को हमने ये डिफाइन कर दिया, बट यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है, कोलिजन इफेक्टिव है बट ओरिएंटेशन सही नहीं है। ओरिएंटेशन के लिए देखो मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बना रखा, आपको सीधा समझ में आएगा। NO2 प्रॉपर ओरिएंटेशन, N से N टक्कर मार रहा है, N से N, तो क्या हो रहा है, ये N2O4 का मॉलिक्यूल बन गया। इम्प्रॉपर NO2 तो ऑक्सीजन अगर N से टक्कर मार रहा है, देखो ऑक्सीजन और N की टक्कर हो रही है, नाइट्रोजन की नहीं हो रही, तो मॉलिक्यूल तो नहीं बनेगा। भले ही कोलिजन परफेक्ट है, एनर्जी भी परफेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है, तो मॉलिक्यूल तो मान लो मैं पेन, जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया था ना, इधर से कैप आया, इधर से, अगर वो टेढ़ा कैप आएगा तो कैप तो नहीं लगेगा उसको। तो यही है प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी सही है, EA बाय RT, एंटी लॉग नेगेटिव EA बाय RT। नंबर ऑफ कोलिजन भी पता लग गई, फ्रीक्वेंसी है 100 मॉलिक्यूल एक सेकंड में टकरा रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, 100 में से 1/5 हैं जो सही टकरा रहे हैं, लेकिन वो सही टकराने के बावजूद भी उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है। एनर्जी सही है, टक्कर मारने की एनर्जी सही है, बट ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तो मैंने एक और फैक्टर ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड P का मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो एक्चुअल में रेट बन गया यहां पर P इंटू जेड ए बी ई की पावर नेगेटिव EA बाय RT, और रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K के, तो मैं इसी रेट को, यानी यहां आप ध्यान रख लेना, इस रेट को मैं K के इक्वल लिख दूंगा। एक्चुअल में तो उसने K ही निकाला है, बट वो रेट कर रहा था बस। ये नेगेटिव EA बाय RT और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास P का मतलब है प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, अब रेट की जगह पर मैं इसी को K के इक्वल लिख सकता हूं, K इक्वल जेड ए बी डॉट नेगेटिव EA बाय RT। ठीक है, और मल्टीप्लाई में प्रॉपर ओरिएंटेशन, नहीं K की वैल्यू ये भी निकाल सकते हो, दैट्स इट। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी से K की वैल्यू निकालने का मेथड है,
दैट वाज द लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट ऑफ द लेसन। आज हमारा लेसन समझ लो खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो भी लगाएंगे उसके अंदर हम सोल्व करेंगे एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी आप लोग घर से पूरे कंप्लीट अच्छे से सोल्व करके आना, क्लियर है बेटा। और जो हमारे वो 3 क्वेश्चन रह गए थे मैं उसको भी फिर से डिस्कस कर लूंगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, आप लोग अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? सर एक बार जेड फिर से बता दो क्या है? जेड, जेड देखो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, कितने कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने कोलिजन हुए, ठीक है, पर सेकंड, एक सेकंड में, एक सेकंड में 1 लीटर वॉल्यूम में कितने कोलिजन हुए, टोटल कोलिजन कह लो इसको, ये टोटल कोलिजन है। लेकिन टोटल कोलिजन क्या, अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा टाइम, डिफाइन करना पड़ेगा वॉल्यूम, तब टोटल कोलिजन बताओ कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में 1 सेकंड में टोटल कितने कोलिजन हुए, टोटल कोलिजन कह दो, ठीक है। टोटल कोलिजन आ गया जेड ए बी, ए बी ने कितनी टक्कर मारी, और ई नेगेटिव ए बाय आर टी क्या आ गया, ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिन्होंने क्या किया, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर थी, मतलब उनका जो एनर्जी थी कोलिजन की वो वही थी जो मॉलिक्यूल जिस कोलिजन पर बन सकता है, जिस एनर्जी पर मॉलिक्यूल बन सकता है उनकी एनर्जी। तो ई बाय आर टी क्या है, कोलिजन की एनर्जी जो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर एनर्जी। और ये भी आ गई। अब आता प्रॉपर ओरिएंटेशन, एनर्जी तो सही है, टक्कर बहुत सही जबरदस्त मारी, लेकिन कैप ने, जहां पर कैप ने फिट होना था वहां टक्कर नहीं लग रही है, दूसरी जगह टक्कर लग रही है, तो कैप तो उसके फिट नहीं होगा, तो यानी मॉलिक्यूल तो नहीं बनेगा, तो प्रॉपर एनर्जी भी इसके अंदर डाल दिया। दैट इज ऑल। यस बेटा, क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? इसमें किसी को डाउट नहीं है तो मैं अब लेक्चर को ऑफ कर रहा हूं, फिर आपके जनरल डाउट्स लेते हैं।